पाकिस्तान के इस वक्त जो माशी चैलेंजेस हैं उसमें बार बार उनके हल की जब बात होती है तो नाम आता है स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का, जिनको SOEs कहा जाता है। और उनमें भी सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की। ये वो इदारा है जो बरसों से खसारे में चल रहा है, अरबों रुपए जो है वो हुकूमत देती है उसको सिर्फ चलाने के लिए। हालिया बरसों में हमने देखा है कि बतदरीज PIA का हशर नशर होता गया है, उसके एयरक्राफ्ट्स की हालत ख़राब है, उसकी मैनेजमेंट पर सवालिया निशान है। इस इदारे में मुलाजमीन की जो भर्तियां हैं, चाहे वो सियासी तौर पर हुई जैसे भी हुई, वो कहीं ज़्यादा हैं। अभी ताज़ा एक आर्टिकल लिखा है डॉक्टर अक़दस अफजल ने PIA की हालत पे, जिसमें उन्होंने कैलकुलेट किया है कि जो एम्प्लॉय पर एयरक्राफ्ट रेशो होता है किसी भी एयरलाइन का, वो PIA का है 260। और इन्होंने फिर इसको कंपेयर किया विद टर्किश एयरलाइन जी, जिसका है 93। माशाल्लाह। तो इससे एक तकाबुली जायजे से आपको अंदाजा होता है कि आपके जहाज, लेकिन पता ये थोड़ा सा ना, ये जो रेशो है ये थोड़ा सा इसलिए मुझे डॉजी लगता है कि अब PIA के पास है 42-44 तैयारे, तो उस पर जाहिर है बाकी मुलाजमीन तकसीम हो जाएंगे। टर्किश एयरलाइन जो है वो 120 डेस्टिनेशंस पे ले जा रही है, तो उसके उस तरह से रेशो तकसीम हो जाएंगे। एमिरेट्स के साथ भी यही होगा। सवाल ये है कि अगर आपके पास जहाज कम है, अगर आपके पास जहाज कम है, आपके रूट कम है, तो मुलाजमीन इतने ज्यादा क्यों हैं? दैट्स द पॉइंट दैट पीपल हैव ट्राइड टू मेक। देखिए लॉस तो अपनी जगह आपके सामने ही है ना, हाउएवर यू वांट टू ब्रेक इट। तो आपको पता है कि माजी में भी जब कोशिशें हुई हैं PIA को प्राइवेटाइज करने की, और जो आखिरी बड़ी कोशिश मुझे याद है वो नवाज शरीफ साहब के दौर में, जब वो बहुत सीरियसली सागदार प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे थे। ज़ुबैर अहमद साहब उस वक्त शायद उसके प्राइवेटाइजेशन कमीशन के वजीर भी थे। उस वक्त PTI ने उसकी मुखालफत की, पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा मुखालफत की, धरने लगाए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग हुई, लोगों की जान भी गई और फिर हुकूमत पीछे हट गई। उस वक्त मुझे याद है कि जब हम यूनियंस वगैरह से बात करते थे तो वो कहते थे कि जी हमें तो खामखा बदनाम है, हम के ओवर स्टाफिंग है। असल में अगर आप देखें कि मैनेजमेंट लेवल पर कितनी मिसमैनेजमेंट रही है, किस तरह से गड़बड़ घोटाले रहे हैं, तो आपको अंदाजा होगा कि PIA की को इस नहज पे पहुंचाने वाले हम नहीं बल्कि इंतजामिया है। ठीक है, वो बैक एंड फोर्थ एक चलता रहता है, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि आपकी नेशनल एयरलाइन, वो एयरलाइन जिसने एमिरेट्स एयरलाइन को खड़ा किया किसी जमाने में बेहतरीन एयरलाइन, वो एयरलाइन जिसने सबसे पहले चाइना में 1964 में परवाज शुरू की थी, एक ज़बरदस्त लेगेसी वाला इदारा जिसको आपने मुख्तलिफ हुकूमतों ने सबने हिस्सा डाला, चाहे वो फ़ौजी हों या सियासी हों, आहिस्ता आहिस्ता आपने इस मुकाम पे लाकर खड़ा कर दिया है कि कल जब हम बैठे थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में और वहाँ पे जो हमारी गुफ्तगू हुई तो काफ़ी एक वाज़े इशारा मिला हमें कि ये निगरान हुकूमत सीरियसली इस पे आगे बढ़ रही है। इस वक्त जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है वो है रीस्ट्रक्चरिंग जी, रीस्ट्रक्चरिंग का। आपको पता है कि हाल में ही जो निगरान वज़ीर आज़म है उन्होंने कहा है कि आप एक प्लान सबमिट करें, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल को कहा है कि आप प्लान सबमिट करें कि PIA की रीस्ट्रक्चरिंग की जाए। अच्छा, रीस्ट्रक्चरिंग एम ही तो आप नहीं करते ना, किसी मकसद से लिए करते हैं। अच्छा, तो मेरी आज दो लोगों से बात हुई, डॉक्टर अक़दस से भी बात हुई और उन्होंने कहा कि PIA उस नहज पे आ चुका है कि अब रीस्ट्रक्चरिंग से मसला हल नहीं होगा। आपने एक बहुत ही मैसिव और इंस्टेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, तभी जाके मसला हल होगा। और दूसरी मेरी बात हुई असद अली शाह साहब से, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे हैं लंबा अरसा, पाकिस्तान की जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं उन पर नज़र रखते हैं, प्राइवेटाइजेशन के ज़बरदस्त हामी हैं, इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। असद शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये अगर पहले वाजे कर लें कि हमारे यहाँ जब जब एफर्ट हुआ है PIA को प्राइवेटाइज करने का, मेरा ख्याल है जब पिछली बार हुआ तो आप उसमें इन्वॉल्व थे, ये बताएं कि इस दफ़ा आपको क्या हालात साजगार नज़र आ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है इसको उस तरफ ले जाने में कामयाब होगी? देखें, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से मैं कोई 80 से लेकर किसी न किसी तरीके से एसोसिएटेड, आई मीन एज ऑडिटर्स और एडवाइज़र, और प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो लास्ट अटेम्प्ट था इसको प्राइवेटाइज करने का during the PMLN government, I think from 2013 to 15, so we were, I was part of the consortium, और वो मेरे ख्याल में काफ़ी चीज़ आगे बढ़ रही थी।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त फिर वो पॉलिटिकल विल इतनी नहीं थी और अपोजिशन के प्रेशर में आके उन्होंने अबैंडन कर दिया इसके प्रोग्राम को। और उसका तरीका यही था कि पीआईए के पास जो है अभी भी जहाज़ भी हैं और रूट्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, और तो कुछ एसेट्स हैं, लेकिन लाइबिलिटीज़ उस वक्त भी बहुत थी। अब इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि अभी जो अकाउंट्स आए हैं पीआईए के, तो पिछले 6 महीने का सिर्फ लॉस जो है वो तकरीबन 60 अरब रुपए का है इनका जून तक का। और उस आगे आपको पता है कि उनकी लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और एक्सचेंज लॉसेस और बढ़ गए हैं। तो मुझे तो लगता है कि इस साल इनका खसारा जो है वो 130 अरब रुपए होगा और तकरीबन अक्यूमुलेटेड लॉसेस 800 अरब रुपए हो गए हैं। तो अब ये सूरत हाल ऐसी है कि इसको खरीदेगा कौन, प्राइवेटाइज जो है, क्योंकि इस कंडीशन में और ये जो देखें इसको मतलब अभी भी करना ये चाहिए कि इसकी जो लाइबिलिटीज हैं वो, क्योंकि गवर्नमेंट मैनेज करती रही है, अब जो भी है वो इनकर हो गई है, लाइबिलिटीज हो गई हैं, वो गवर्नमेंट उसको सेपरेट कर ले और बाकी एसेट्स जो हैं उसको एक क्विक मतलब रिव्यू करके कोई इंगेज कर लें किसी कंसल्टेंट को, तो ये प्राइवेटाइज हो सकती है फिर उस तरह से। और नहीं तो कम से कम इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, प्राइवेट मैनेजमेंट में दे दें। बिकॉज एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, देखें जो एसओईज नहीं चलती पब्लिक सेक्टर एंटिटीज में, बहुत सारे लॉसेस इसलिए भी होते हैं कि वहां पर जो उनके बोर्ड्स होते हैं, जो दोज चार्ज विद गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, वो उनके कोई स्टेक्स नहीं होते। अब 60 अरब रुपए अगर मुझे आप बताएं आपका कोई 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए या किसी प्राइवेट सेक्टर में कंटिन्यूसली 2-4 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाए तो बंद कर देगा बिजनेस या बेच देगा। ये कोई सरकार में मतलब अनलिमिटेड खजाना तो नहीं है ना, अभी लोगों के टैक्स पेयर्स का पैसा है। आप ये सोचें ये 800 अरब रुपए अगर आप लोगों की स्किल डेवलपमेंट में लगा देते और तो ये पाकिस्तान कहाँ चला जाता। और इसी तरीके के लॉसेस बाकी एसओईज में। तो ये बताएं असद साहब, आपने जैसे पहले कहा कि पिछली दफा अटेम्प्ट इसलिए कामयाब नहीं हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज के अपने इंटरेस्ट आ गए, ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन। इस दफा इंटरिम गवर्नमेंट है और हमें ये भी एक तासुर मिल रहा है कि रियासती सतह पे भी एक है विल है कि जी इस दफा करना है। तो अगर वो रुकावट ना हो, मीनिंग के पॉलिटिकल पार्टीज ना आए सड़कों पे, तो इस वक्त आपको हालात साजगार नजर आ रहे हैं कि दे कैन गो अहेड विद इट? हालात कभी भी साजगार नहीं होंगे। ये है कि जो चीज करनी है और इन्होंने थोड़े से स्टेप्स ले भी लिए हैं, ठीक है, इनका मेन काम इलेक्शन कराना है, दे आर इन इंटरिम गवर्नमेंट, लेकिन अगर एक चीज जो है ब्लीड कर रही है तो उसमें स्टार्ट तो कर दें उसको, प्रोसेस को। हो सकता है ये अपने इनिशिएट कर दें, प्रोसेस स्टार्ट कर दें और कंक्लूजन हो सकता है पॉलिटिकल गवर्नमेंट में हो। तो मेरे ख्याल में ये थिंकिंग अच्छी है। ये प्राइवेटाइजेशन के जो स्टेप्स हमें लेने चाहिए वो उसको हमें इस वजह से नहीं रोकने चाहिए चीजें कि ये इंटरिम गवर्नमेंट है, क्योंकि इस तरह से जो कीमती वक्त है वो मुल्क का और अवाम का ज़ाय होता है। और आप देखें जो पैसों से भी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो टाइम है। आप टाइम इज मनी। पीआईए की निजगारी कितनी प्रैक्टिकल है, क्या ये हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? इस सफ़ेद हाथी का जो है वो माजी में भी इसको ब्राउन करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हो पा रहा। अच्छा, इसमें जो है वो तो सफ़ेद हाथी जो है ना, आई मीन इसमें एक थोड़ा सा रेलेवेंट बनता है। सॉरी मैं ये बिल्कुल ही थोड़ा सा साइड पे जा रहा हूँ। ये कहानी पता है कहाँ से आती है? अगर आप सुनना चाहे तो मैं बता सकता हूँ आपको। सयाम में हाथी एक बहुत एक मतलब उसको एक बड़ा एक रिस्पेक्टफुल और ऑलमोस्ट रिलीजियस नीम रिलीजियस स्टेटस मिलता है। और जो सबसे जो रेयर हाथी होता है वो होता है सफेद हाथी। अच्छा, अब हाथी को पालना भी बड़ा मुश्किल होता है, बड़े पैसे लगते हैं। और
क्या होता था कि जैसे अगर मैं सयाम का बादशाह हूँ, थाईलैंड का बादशाह हूँ, ठीक है, आपको मैं चाहता हूँ कि आपको मैं तबाह करूँ, तो मैं आपको 3-4 सफेद हाथी गिफ्ट में तोहफे में दे दूंगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। आप आगे बेच नहीं सकते पालने के चक्कर में आप आगे और उसे जिंदा रखना है बादशाह का, जिंदा रखना तो हमारे लिए पीआईए सफेद हाथी। अच्छा असद अली शाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने फरमाया कि पीआईए के जो मजमूई लॉसेस हैं अब तक वो 800 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं, और फिर आपने कहा कि फिर इस लायबिलिटी के साथ खरीदेगा कौन दुनिया में इस हाथी को। तो कुछ मिसालें मेरे जहन में आ रही थी कि इससे भी बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं वो टोकन मनी पे बेच दिए गए, यानी $1 पे अरबों रुपए की एंटिटी बेच दी गई, या कोई पुराने बैंक्स वगैरह बेच दिए गए। इस तरह के हमारे पास मिसालें मौजूद हैं। तो अगर $1 के अवज किसी पार्टी से कहा जाए कि भैया 800 अरब रुपए के जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो भी ले लो, हम तुमसे सिर्फ एक रुपया लेंगे, कोई तैयार हो जाएगा? नहीं, देखें, इसमें जो एसेट्स की वैल्यू है उससे लायबिलिटीज ज्यादा है ना। नेट इक्विटी जो है ना वो इसकी नेगेटिव है, बहुत ज्यादा, लायबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसमें एसेट कम है। तो इस तरह से तो कोई भी नहीं लेगा, कोई ऐसी चीज दे दें, मतलब इस तरह से तो उसका फाइनेंशियल ज्यादा आ जाएगी कि आप उसको टर्न अराउंड नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। नहीं, तो इसको मतलब आप अभी शायद एक 3 टुकड़ों में बेच दें, सवाल है, 3 टुकड़ों में एमेचर किस्म का सवाल है। अगर हिस्से बना दें, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा है कि कभी-कभी लार्ज कॉर्पोरेशंस में दे ब्रेक देम अप, राइट, दे ब्रेक देम अप, ऐसे ही कोई तरीका हो सकता है? आपको जी, वो मैंने आपको बताया ना कि उसका प्लान यही था उस टाइम भी, और अभी भी यही हो सकता है कि यू सेपरेट, ब्रेक इट इन द गुड पीआईए एंड द बैड पीआईए। बेसिकली बैड पीआईए मींस दो चीजें हैं, एक में लोग बहुत ज्यादा हैं, और ऑब्वियसली आपको पता है कि सरकार में जो लोग होते हैं वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते, परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होते, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो लोग जो हैं वो सेपरेट करने पड़ेंगे आपको। जो बायर है वो इन लोगों को लेके क्या करेगा? दूसरी उसकी लायबिलिटीज जो है, क्योंकि वो गवर्नमेंट ने नुकसान किया है, वो कम से कम देखें, अगर आप उसको लायबिलिटीज लेके और एसेट्स आप मुफ्त में भी कह रहा हूँ दे दें, और ये कोई चले, तो फ्यूचर आप 100 रुपए नुकसान कर रहे हैं, वो तो आपका बच जाएगा। ये आपको कभी कभी अच्छा, वर्कर्स लेवल पे रेजिस्टेंस तो आएगी, और वर्कर्स भी हजारों हैं, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? गोल्डन हैंडशेक लास्ट टाइम इसमें प्रोटेस्ट हुई थी और 32 लोगों की डेथ भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये चीजें आपको ओवरऑल पब्लिक होती है, आवाज कट रही है। हम देखते हैं, दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं ताकि बेटर लाइन ताकि बात समझ में आए। अल्टीमेटली दो ही चीजें आती है ना, एक तो जो जिसकी तरफ आपका इशारा था, आपका भी इशारा था, और साहब खुद बोल रहे थे, वर्कर्स की रेजिस्टेंस, और फिर जब वो पॉलिटिकल पार्टीज उसको कैच ऑन करती है ना, तो वो तो हमने देखा है। अच्छा, इस वक्त जो काम जो चल रहा है, अब कल ही हमारी निगरान वजीर आजम साहब से गुफ्तगू हो रही थी, और यही हमने सवाल पूछा कि यार देखें, आप सही है, आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि यार इलेक्शन कराने हैं फरवरी मार्च में, और फिर हम चले जाएंगे, जाहिर है ये दोबारा तो नहीं आएंगे ना यार। लेकिन जो आपकी जो मनसूबाबंदी लग रही है वो बड़ी लॉन्ग टर्म लग रही है। तो अब सवाल ये बनता है कि जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट की, तो उस पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर भी कितना प्रेशर होगा कि जी जिस सिमत में हम चलना, हमने आपको चलाया है, आप उसमें चलते रहे, एटलीस्ट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, जैसे कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो जाए या डिस्कोस की बताऊं जी। ये जहन में रखें कि जब ये इस हुकूमत को इजाफी इख्तियारात दिए गए थे, उसके पीछे यही था मकसद। इसाकदार साहब ने मिसाल ये दी थी पीआईए की कि देखें उसके हम रूट्स जो है बहाल करना चाह रहे हैं। यूके वाले, जो कि वो गुलाम सरवर साहब जो वजीर थे पीटीआई के दौर में, उन्होंने एक बयान दिया था, उसके बाद वो रूट्स बंद हुए थे, उन्होंने कहा वो हम बहाल करना चाहते हैं, उसके लिए इस गवर्नमेंट को इख्तियारात चाहिए कि वो साइनिंग शाइनिंग होगी, इसीलिए हम ये इख्तियारात दे रहे हैं। एंड आई थिंक ये जो प्राइवेटाइजेशन है पीआईए की, ये नून के अग्रीमेंट से हो रही है। वो भी ये चाहते थे, हाँ, वो भी चाहते हैं कि जी कि ये इंटर्म गवर्नमेंट शुरू कर दे,
ताकि फिर जो हमारे आते आते जो है फिर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यार अब इसको रैप अप ही करना है ना, तो अब हम आगे कर लेते हैं। तो उस हद तक तो मुझे ये लगता है कि ये नहीं, वैलिड पॉइंट। कलाम सरवर की बात की तो अब मतलब क्योंकि इतना कुछ हुआ है, याद नहीं रहता बंदे को। अब वो कहाँ है वो, मतलब उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी मेरा ख्याल की थी प्रेस हाँ, मुझे यहाँ तक याद पड़ता है की थी। उन्होंने भी 9 मई के वाकयात की वैसे यार वो भी क्या पीस था, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो मैं बात करना चाह रहा था लेकिन हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। जो आपने सवाल किया कि पोटेंशियल बायर कौन होगा, सो मेरा सेंस ये है कि इन्होंने भी पहले ये कहा था कि देखें हमारा जो सबसे प्रॉफिटेबल रूट है वो मिडल ईस्ट है, हमारे मजदूर आते हैं, लेकिन वो वतन आते हैं, और पिछली बार वो तो ऑलरेडी आपसे छिन चुका है। मिडल ईस्ट की जो पार्टियां हैं दे विल बी इंटरेस्टेड इन इट, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी है कि मुल्क के अंदर कंसोर्शियम, दूसरा ये कि मिडल ईस्ट की जो पार्टियां हैं उनको ये समझ में आएगा, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरलाइंस हैं दे माइट बी इंटरेस्टेड। वैसे पता है मैं बात बताऊं आपको, लेकिन फिर वो कंसोर्शियम ही खरीद पाएगा। फाइनली मैं वैसे एक चीज कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि थोड़ी सी इमोशनल बात है लेकिन दुख होता है मुझे, दुख होता है क्योंकि यार मतलब बचपन से पीआईए में ये हमारा फ्लैगशिप था, हमारी प्राइड था, हमारी पहचान। और देखिए मैं अभी भी यार जब मैं ट्रैवल करता हूँ इंटरनेशनली, मैं कभी कभी पीआईए को लेता हूँ क्योंकि उनकी डायरेक्ट फ्लाइट होती है, बंदा आसानी से पहुंच जाता है। यार वो जो अपनापन, मैंने जो अब नो के लोग 1000 गालियां भी देंगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, माना हुआ होगा, है तो अपनी नहीं यार, आई ऑलवेज हैड अ गुड टाइम और मुझे हमेशा उनका खाना अभी तक पसंद है। जैसी भी एयरलाइन रही है, इट्स ऑलवेज इट विल हर्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। और आई टोटली एग्री कि आपको दिल से रंज होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे माली हालात जो है ना, जेब में कितना पैसा है, खर्चा ले सकते हो नहीं, यहाँ से काम करना है, अपने दैट विल डिटरमिन।